हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता अकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 लेसन नंबर 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में अभी तक हम लोग ने अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा। आप लोग ये वीडियो देखने के पहले पार्ट 1 का अलैंगिक प्रजनन का वीडियो अवश्य देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, या बोल सकते हो दो जनक का होना जरूरी है। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक होते थे? अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक होता था, लेकिन लैंगिक प्रजनन में दो होना चाहिए, एक स्त्री और एक पुरुष। लैंगिक प्रजनन सदैव दो जनक कोशिकाओं की सहायता से होता है। लैंगिक प्रजनन किससे होता है? दो जनक कोशिकाओं से होता है। वे दो जनक कोशिका अर्थात स्त्री युग्मक कोशिका और पुयुग्मक कोशिका। स्त्री युग्मक मतलब लेडीज और पुयुग्मक मतलब जेंट्स। लैंगिक प्रजनन में दो मुख्य प्रक्रियाएं दिखाई देती है। लैंगिक प्रजनन में क्या कौन सी प्रक्रिया दिखाई देती है? दो प्रक्रिया दिखाई देती है। कौन कौन सी? एक युग्मक का निर्माण और दूसरा फलन निषेचन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं युग्मक का निर्माण। जितने भी सजीव हैं सब इस प्रक्रिया का निर्वाह करते हैं। इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में आधी होकर के अर्धगुणी युग्मक की निर्मित होती है। मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जितना भी उसमें गुणसूत्र का संख्या होगा वो आधा होकर के युग्मक का निर्माण करेगा। इसलिए यह जनक कोशिका अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। मतलब ये गुणाकार में नहीं होती, इसका विभाजन होता है, दो विभाजनों में विभाजित होता है। उसके बाद देखते हैं फलन और निषेचन। इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुयुग्मक अगुणित कोशिकाओं का संयोग होकर के एक द्विगुणी डाइप्लॉइड और जाइगोट का निर्माण करते हैं, मतलब युग्माणु का निर्माण करता है। तो जाइगोट और यहाँ पे युग्माणु जो है निर्माण कौन करेगा? स्त्री युग्मक और पुयुग्मक, इन दोनों के संयोग से ही जाइगोट का निर्माण होता है। इसे फलन या फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो जाइगोट बनता है उसको क्या कहा जाता है? फलन या फर्टिलाइजेशन। यह युग्माणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के भ्रूण तैयार करती है। ये क्या करता है? भ्रूण तैयार करता है। इस भ्रूण की वृद्धि होकर के ही नवजात शिशु का निर्माण होता है। मतलब ये जो भ्रूण है, भ्रूण की वृद्धि होगी। कब होगी भ्रूण की वृद्धि? जब जाइगोट का निर्माण होगा, युग्माणु का निर्माण होगा, तब ये भ्रूण का निर्माण करेगा। और ये भ्रूण का निर्माण जो है, भ्रूण की वृद्धि होने पे ही नवजात शिशु का निर्माण होता है। इस प्रजनन में नर जनक और मादा जनक, जेंट्स लेडीज, इन दो जनकों का सहभाग होता है। नर जनक के पुयुग्मक और मादा जनक के स्त्री युग्मक का संयोग होता है। इसमें क्या किसका संयोग होगा? इस प्रजनन में किसका संयोग होगा? पुयुग्मक, मतलब नर जनक और मादा जनक स्त्री युग्मक। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही जनकों के जीन्स होते हैं। इसीलिए जो भी नया बच्चा होगा, नवजात शिशु होंगे, उनके जो जीन्स होते हैं वो नर के भी होंगे और मादा के भी होंगे। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव में कुछ गुणधर्म जनकों के समान तो कुछ गुणधर्म जनकों से भिन्न होते हैं। मतलब जैसे एक माँ है और एक पिता है, ये दोनों के संयोग से अगर बच्चे जो पैदा होता है तो उसमें जो है जीन्स तो दोनों के आते हैं, लेकिन किसी में माँ के जीन्स ज्यादा रहेंगे, किसी में पिताजी के जीन्स ज्यादा रहेंगे। जनिकी परिवर्तन के कारण सजीवों में विविधता दिखाई देती है। यह विविधता सजीव को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। जो ये अलग अलग जो विविधता दिखाई देती है, यह पर्यावरण के अनुसार होता है। पर्यावरण में जिस तरीके से जुड़े रहे और अपना अस्तित्व बनाए रखने में ये मदद करता है, जिससे वनस्पति और प्राणी की प्रजातियां लुप्त होने से स्वयं को बचा पाती है। इससे क्या होता है? प्राणी हो गया या वनस्पति हो गया, इनकी जो जातियां होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती है, एक से दूसरा निर्माण होते रहता है। अब विचार कीजिए, स्त्री युग्मक और पुयुग्मक अगर द्विगुणित होते तो क्या होता, और प्रकृति के अर्ध गुणसूत्री पद्धति की कोशिका विभाजन ना होती तो क्या होता? तो ये सारी चीजों का उत्तर आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा। अब वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन किस तरीके से होता है, वनस्पतियों में एक वनस्पति से दूसरी वनस्पति किस तरीके से निर्माण होती है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। वनस्पतियों के पढ़ने के बाद में हम मनुष्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है।
मतलब वनस्पतियां में कहां से लैंगिक प्रजनन होता है? फूलों से होता है, पुष्प से होता है। पुष्प में बाहर से अंदर की ओर के कुल 4 मंडल होते हैं। पुष्प में, फूल में कितने मंडल होते हैं? 4 मंडल होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। ये 4 मंडल होते हैं। इनमें से पुमंग और जायांग ये प्रजनन का कार्य करती है। पुमंग मतलब जेंट्स और जायांग मतलब लेडीज। ये दोनों जो है वो क्या करते हैं? प्रजनन का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? आवश्यक मंडल कहा जाएगा। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं। जो बाह्य दलपुंज है और ये जो दलपुंज है ये क्या करेगा? आंतरिक मंडल मतलब फूल के अंदर के मंडलों की रक्षा करेगा। इसलिए इन्हें अतिरिक्त मंडल कहा जाता है। बाह्य दलपुंज के घटक दलों को पिच्छक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज है, जो ये है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज के जो घटक रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? पिच्छक कहते हैं। वे हरे रंग के होते हैं। जो बाह्य दलपुंज, जैसे फूल के नीचे अगर तुम लोग देखे होगे तो हरे कलर का उसको आधार दिया जाए। यहाँ पे देखो ये बाह्य दलपुंज है, इसको आधार दिया गया है। और ये जो पंखुड़ी रहेगा, ये जो पंखुड़ी है, फूल का जो पंखुड़ी रहता है, इसको क्या कहा जाएगा? दलपुंज कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दलपुंज के घटक को पंखुड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 मंडल है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग क्या काम करते हैं? प्रजनन का काम करते हैं। और बाह्य दलपुंज क्या करता है? आधार देने का काम करता है। और दलपुंज क्या होता है? उसका पंखुड़ी होती है। यहाँ पे देखो ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो है, ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, ये क्या होता है? बाह्य दलपुंज है। और ये जो है ये सारे क्या चीज है? इसके दलपुंज है, पंखुड़ी है। अब हमको क्या करना है? जायांग और पुमंग ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ये जो जायांग है, जायांग का क्या क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये किसका है? ये जायांग का है, मतलब ये लेडीज में आ गए। और उसके बाद में परागकोश और पुंततु, परागकोश और पुंततु क्या है? ये पुमंग में आ गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज ये देखना है कि ये किस तरीके से प्रजनन कर रहे हैं। तो क्या होता है? ये जो है, ये पार्ट्स है, आप देखोगे ये वर्तिकाग्र है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे जा करके यहाँ से ये इस तरीके से इसके अंदर आएगा। और ये क्या है? ये उसका अंडाशय है। तो ये अंडाशय में क्या करेगा? ये यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फलन करेगा, निषेचन करेगा। जब निषेचन करने के बाद में यहाँ से फिर दूसरा फूल भी। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पुष्प का अंतरंग है। ठीक है। तो हमको ये सिर्फ याद रखना है कि वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है। वर्तिकाग्र मतलब जहां से जाता है। और वर्तिका का मतलब हो गया कि ये जो ये पार्ट है। और अंडाशय मतलब यहाँ से अंडा बनेगा। जो इसका जायांग है, अंडा का निषेचन करेंगी। और ये जो पुमंग है, पुमंग इस तरीके से यहाँ पे जाकर के प्रजनन करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है? मादा पुष्प है। और ये क्या है? पपीते का है, नर पुष्प के रूप में दिया। पुमंग यह नर घटक है। इनके घटक दलों को क्या कहा जाएगा? पुंकेसर कहा जाएगा। और जायांग यह स्त्री दल है, इनके घटक को स्त्री केसर कहा जाएगा। अगर एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग ये दोनों भी मंडल उपस्थित हो तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। जो मतलब जिसमें पुमंग और जायांग दोनों के गुण धर्म आ जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? उभयलिंगी कहलाते हैं। उदाहरण गुड़हल। गुड़हल में क्या होता है? पुमंग और जायांग दो के दोनों पाए जाते हैं। अगर पुष्प में उपरोक्त दोनों में से केवल एक ही मंडल हो तो ऐसे फूलों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। मतलब देखो पुष्प के उपरोक्त दोनों में से केवल एक ही मंडल है तो उसको क्या कहा जाएगा? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फिर अगर केवल पुमंग हो तो नर पुष्प और केवल जायांग हो तो मादा पुष्प कहलाता है। उदाहरण इसका दिया गया है पपीता। बहुत से पुष्पों में आधार के लिए जो वृंत होता है उसे पुष्पाधार या पुष्प वृंत कहते हैं। जो हमारा ग्रीन वाला भाग था, जो हमने ये वाला भाग देखा या ग्रीन वाला भाग देखा, ये क्या है? पुष्प वृंत है। और ऐसे पुष्पों को पुष्प वृंती पुष्प कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पुष्प वृंती वृक्ष कहा जाता है। वृंत न हो तो ऐसे पुष्पों को स्थानबद्ध
पुष्प कहते हैं। अगर वृंत ना हो, अगर उसमें वृंत ना हो, जो नीचे ग्रीन कलर का है उसमें वृंत ना हो, तो ऐसे पुष्पों को क्या कहा जाएगा? स्थानबद्ध पुष्प कहते हैं। हर उमंग में एक पुतंतु होता है। हर उमंग में क्या होगा? एक पुतंतु होगा जिसके सिरे से परागकोश एंथर होता है। यही जो है यहाँ पे देखो, ये एक क्या है? पुतंतु है, और ये क्या है? परागकोश है। परागकोशों के 4 भाग होते हैं जिन्हें कोष्ठक लॉक्यूल्स कहते हैं। इन कोष्ठकों को अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से परागकण तैयार होता है। उचित समय पर परागकश टूट करके अंदर परागण बाहर आते हैं। तो ये जो परागकोश है ये टूट करके कहाँ पे आएगा? बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए जायांग के घटक दल अथा स्त्रीत केसर। अब जायांग का क्या काम होता है? स्त्री केसर का काम क्या होता है? मैंने पहले बता दिया। ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर का निचला भाग एक अंडाशय होता है। तो ये देखो, जो ये स्त्री केसर है ये क्या है? ये अंडाशय का भाग है। अंडाशय के ऊपर की ओर एक खोखली वर्तिका होती है, वर्तिका निकली होती है। वर्तिका के ऊपर के सिरे को वर्तिकाग्र कहते हैं। ये देखो, ये क्या है? अंडाशय के ऊपरी भाग क्या है? वर्तिका है, और ये ऊपर का क्या है? वर्तिकाग्र है। अंडाशय में से यह अनेक बीजांड ओव्यूल होते हैं। प्रत्येक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश तैयार होता है। प्रत्येक भ्रूण कोश में एक अगुणित अंडकोशिका होती है और 2 अगुणित ध्रुव केंद्रीय होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो टूट करके ये जो गिरा है, हाँ, ये क्या गिरा हमारे पास? परागकोश। परागकोश गिरने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा? वर्तिकाग्र में जाएगा, और ये यहाँ पे आने के बाद में ये अंडे से निषेचन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। परागकोश के परागण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो देखो, यहाँ पे परागकोश था, परागकोश का जो ये है ये क्या करेगा? ये वर्तिकाग्र में जाने की कोशिश करेगा। इसी को परागण या परागीभवन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। परागकण अजैविक घटक, अब ये किसके माध्यम से जाएगा? जैसे यहाँ से सपोज ये टूटा और यहाँ पे इसको जाना है, ठीक है, लेकिन ये किसकी मदद से जाएगा? ये किसकी मदद से यहाँ पे जाएगा? तो इसको जाने के लिए कुछ तो चाहिए। यहाँ पे देखो, किसके मदद से जाएगा? अजैविक घटक या जैविक घटक, या कीटक, पक्षी, अन्य प्राणी लेकर के जाए, या तो हवा पानी लेकर के जाए। देखो, यहाँ पे इसको जो है या तो कीटाणु, अगर यहाँ पे इसको कीटाणु अपने मुंह पर के रखे और यहाँ पे लेके जाए तो भी चले जा सकता है, या हवा वगैरह के भी माध्यम से जा सकता है। इनकी सहायता से होता है। परागकण के समय वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है। जब परागकण जब जाता है तो ये वर्तिकाग्र क्या होता है? चिपचिपी होता है। इस चिपचिपी वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने पर वे अंकुरित होते हैं, अर्थात उनमें 2 कुयुग्मक निर्मित होते हैं। इसमें कितने निर्मित होते हैं? 2 कुयुग्मक निर्मित होते हैं, और एक दीर्घ पराग नलिका का निर्माण होता है। एक पराग नलिका का निर्माण होगा। पराग नलिका 2 कुयुग्मक का वहन करती है। यह पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड के भ्रूण कोश तक पहुंचती है। एक वर्तिकाग्र से होते हुए कहां पे पहुंचेगी? अंडाशय तक पहुंचेगी, भ्रूण कोशिका तक पहुंचेगी। वहां पराग नलिका अंतिम सिरा फट जाता है और दोनों कुयुग्मक भ्रूण कोश को छोड़ दिए जाते हैं। उसमें से एक कुयुग्मक का स्त्री युग्मक से संयोग होकर के युग्मज बनता है। इसमें क्या बनता है? जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है। इसमें क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा। इसे ही फलन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा कुयुग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के संयोग में आकर के भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश मतलब उसको खाना चाहिए। इस प्रक्रिया में 2 कुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इसको दोहरा फलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा फलन कहा जाता है। तो अभी देखो, इसके अभी जैसे ये अभी हमने देखा यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है? ये जो है परागकोश है, परागकण है। परागकण क्या कर रहा है? वर्तिकाग्र में जा रहा है, और वर्तिकाग्र में जाने के बाद यहाँ पे अंडे हैं, अंडाशय है, इसमें फलन कर करके वो प्रोसेस अपना कर। अब ये अंदर किस तरीके से प्रोसेस कर? जो इसका अंडाशय वाला जो भाग है, ये अंडाशय वाला भाग देखो, यहाँ पे कितना है? 3 3 6 6 6 12 है। हाँ, अब ये अंदर किस तरीके से करता है? देखो, यहाँ पे ये परागकण है, वे वर्तिकाग्र से वर्तिका पे आया है, ये अंडाशय है। तो इसमें से यहाँ पे जितने भी आएंगे उसमें से देखो, ये कुयुग्मक 2 रोक लिया गया है। ये क्या किया गया? 2 रोक लिया गया है, और उसमें से एक आया है। ये एक इसके अंडे के साथ में निषेचन कर रहा है,
फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ये फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो ये जो दो आए हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा भ्रूण कोश। ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा भ्रूण कोश। और ये जो दो है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बीजांड है, तो ये जो भ्रूण कोश है वो क्या करेगा, पुयुग्मक का काम करेगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ से नया बच्चा नवजात शिशु निकलेंगे। और ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, 5 में से 3 यहाँ पे आ गया अंतःकोश के लिए, और यहाँ से 2 आया था। हाँ, तो 2 यहाँ से आया था, और ये वाला जो 2 बचा हुआ है, वो जो 2 आया था वो यहाँ पे आ गया, और ये दोनों है युग्माणु का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से इनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं जब परागकण की क्रिया एक ही फूल या उसी वृक्ष के 2 फूलों में होती है, तब उसे स्वयं परागण कहते हैं। मतलब एक ही फूल हो, जैसे कोई भी एक फूल हो, अगर उसी के अंदर होता है तो भी उसको स्वयं परागण कहते हैं, या तो एक ही फूल के 2 वृक्षों में होता है तो भी उसे स्वयं परागण कहते हैं। जब परागकण की क्रिया एक ही जाति या 2 भिन्न वनस्पतियों के फूलों में होती है, तब उसे पर परागण कहते हैं। तो मतलब एक ही फूल है लेकिन दो वनस्पतियों के फूल है, मतलब एक पेड़ का फूल नहीं है। स्वयं परागण में क्या होता है, एक पेड़ के 2 फूल है, और ये जो पर परागण है उसमें क्या है, 2 पेड़ हैं, दोनों के अलग अलग फूल हैं। जब प्रौद्योगिकी की सहायता से भरपूर उत्पादन देने वाली व प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला कर सकने वाली वनस्पतियों को नई प्रजातियों का निर्माण करते समय वैज्ञानिक पर परागण ब्रश से सहायता करवाती है। इसमें क्या होता है, जो ये पद्धति है, इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट लिया जाता है, इसका निषेचन कराया जाता है। उससे क्या होता है कि अलग से कोई एक नया प्रोडक्ट निकलता है, और वो प्रोडक्ट जो होता है वो पहले के गुणधर्म प्लस दूसरे के गुणधर्म को साथ में लेकर के चलते हैं। फिर यहाँ पे फलन के पश्चात बीजांड का रूपांतरण बीज में, जब फलन तो हो गया हमारा, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में बीजांड का जो रूपांतरण होता है वो किसमें होता है, बीज में या अंडाशय के रूप में उसका फल तैयार होता है। फलों को सूखने पर वे फूट जाते हैं। जब फल सूख जाता है तो क्या होता है, फूट जाता है, और बीज जमीन पर के गिर जाते हैं। जो उसका जो फलन हुआ था, फलन होने पे जब वो सूख जाता है तो उसके जो बीज है वो कहाँ पे गिरता है, जमीन पर गिरता है, और अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी में अंकुरित हो जाती है। बीज में से स्थित अंतःकोश का उपयोग कर युग्माणु की वृद्धि होती है, और उसके अंदर क्या होता है, ये जो फलन है, देखो यहाँ पे ये फूटा नहीं है, बाद में ये फूटने के बाद में इस तरीके से बना, और यहाँ पे वो धीरे धीरे एक नया पेड़ एक नया पेड़ ये बन करके तैयार होता है। युग्माणु की वृद्धि होती है और नया पौधा बनता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, बीजांकुरण कहा जाता है। घर के किसी भी अनाज के 10-12 दाने बीकर या कांच के गिलास में बाहर से तुम्हें दिखाई दे रहे मिट्टी का रोपित कर दे। मतलब इस तरीके से करें कि एक गिलास ले, गिलास में मिट्टी भरे, कांच का गिलास रहे, ताकि जड़ कहाँ से कहाँ जा रहा है तुमको दिखाई। रोजाना उसमें पानी डाले, जैसे यहाँ पे मैंने बीज लगा दिया, तो बीज में से जड़ कहाँ कहाँ जा रहा है वो हमको उसमें दिखाई देगा, और दिखाई देने वाले परिवर्तनों को नोट करें।